Good morning, everyone. Good morning, sir. So we will continue our portion of indirect tax, that is paper 7B. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 7B का 5th मॉड्यूल. मैंने कहा था आपको कि देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन पेपर 7B, that is 4th मॉड्यूल, 5th मॉड्यूल एंड 6th मॉड्यूल. 4th और 5th जो है जीएसटी से रिलेटेड सारी बातों को क्लियर करता है और 6th मॉड्यूल जो है हमारा कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड सारी बातों को क्लियर करता है. इज देयर एनी डाउट? समझ में आ पा रहा है? तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर 5th मॉड्यूल. इज इट क्लियर? समझ में आ पाया? आगे स्टार्ट करें. चलिए आते हैं स्क्रीन पर. आज से 5th मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. 5th मॉड्यूल में हमें पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले चैप्टर्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं. आप देखिए पहला इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी लॉ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं. फिर से सुन लेंगे एक बार, इन शॉर्ट हम लोग देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे. क्लियर? सबसे पहला मॉड्यूल 5.1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ है. देन सेकंड है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. लेवी का मतलब क्या होता है? लेवी का मतलब लगाना, मतलब इंपोज करना. इंपोज ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड कलेक्शन आल्सो. हम लोग दोनों ही एस्पेक्ट को सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे, 5.2 में पढ़ेंगे. क्लियर? इसमें से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता होगा सीजीएसटी और आईजीएसटी, इन दोनों के बारे में क्यों बात की जा रही है. मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं. सीजीएसटी और आईजीएसटी की बात की जा रही है और ये दोनों के दोनों टैक्स आपको पता है कहां जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. कहां जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो सर यहां पर अगर सीजीएसटी की बात की जा रही है तो एसजीएसटी की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी एक्ट में आपको सीजीएसटी कब देना पड़ता है? जब इंट्रा स्टेट की बात की जाती है. मैं राइट और रॉन्ग? इंट्रा स्टेट की बात की जाए तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना पड़ता है. हाँ या ना? इतना तो आप लोगों को आज तक में पता चल ही गया होगा. और आईजीएसटी जब इंटर स्टेट की बात की जाती है तब दी जाती है. और बताइए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अलग अलग होता है या सेम होता है? होता तो दोनों अलग अलग है. रेट क्या होता है? सेम होता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आईजीएसटी अगर 18% है तो ये दोनों के दोनों जो टैक्सेस हैं वो 50-50 डिवाइड हो जाएंगे. क्लियर? तो ये इसके बारे में डिटेल वे में 5.2 में पढ़ना है. 5.3 में क्या पढ़ना है समझ लीजिए. बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में. अच्छा एक बात समझो, जीएसटी जो है वो किस पर चार्ज किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर. एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी चार्ज होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? और जीएसटी में सप्लाई क्या क्या है ये चीज के बारे में हमें डिटेल वे में पढ़ना है. कौन से पॉइंट में? 5.3 में. आगे बढ़ेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी. आईटीसी क्या होता है? तो आईटीसी का मतलब मैंने बताया है कि आउटपुट टैक्स जो हम लोग सेल के टाइम में लेते हैं. आउटपुट टैक्स मतलब सेल्स करते समय जो टैक्स हम लोगों ने कलेक्ट किया गुड्स एंड सर्विस का, वो चीज इनपुट टैक्स घटा दिया जाता है उसमें, और जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाता है वही क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट कितने बच्चों को याद है? सेल करते समय जो हम लोगों ने 10 रुपये लिए उसको माइनस किया जाता था. जब हम परचेज किए थे उस समय 8 रुपया मैंने पे किया था, तो 10 में से 8 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 रुपया. और अगर ये 2 रुपया टैक्स का है तो वो कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट है. समझ में आया? टैक्स क्रेडिट के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. और यहां पर आपको कैलकुलेशन जानना होगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा.
टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। हाँ, मतलब वहां पर आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन है, देन टैक्स इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, एंड देन रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। इतने सारे चैप्टर्स हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला चैप्टर 5.1, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ। क्या है जीएसटी लॉ? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया बहुत सारी बात। देखिए आप पढ़िएगा, उसके बाद समझाते हैं। पहले पढ़ते हैं, जहां अंडरलाइन करना होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? The introduction of goods and service GST would be a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. टैक्स रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म का मतलब कौन बताएगा? रिफॉर्म किया गया मतलब फिर से इसको फॉर्म किया गया। रिफॉर्म दो वर्ड से बना है ना, रिफॉर्म। फॉर्म का मतलब बनाना, क्रिएट करना, और री का मतलब अगेन, वापस से बनाया गया। टैक्स का क्या कोई स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में नहीं था जीएसटी से पहले? ऑब्वियसली था सर, टैक्स का स्ट्रक्चर था, टैक्स का सारा एक शेड्यूल था हमारे कंट्री में, लेकिन उस टैक्स को कैंसिल करके एक दोबारा नया टैक्स बनाया गया, रिफॉर्म किया गया, और उस रिफॉर्म टैक्स के नाम को रखा क्या कहा गया? जीएसटी लॉ लाया गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर रिफॉर्म किया गया बाय amalgamating a large number of central and state taxes. amalgamating का मतलब मर्ज करना। amalgamation का मतलब आप लोग जानते होंगे ना, आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे, amalgamation of companies, joint stock company। अभी इसमें क्या है? amalgamation का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मिल जाना, मिक्स होकर एक टैक्स बन गया। बहुत सारे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जब भी अमेलगमेशन की बात करता हूं, जब भी मर्ज करने की बात करता हूं, जब भी सबसंग की बात करता हूं, तो वहां पर मैं स्पेसिफिकली 2 पॉइंट पर ध्यान देता हूं, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि सर जब भी टैक्स को जोड़ा जाएगा तो सेंट्रल टैक्स तो अलग से लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल टैक्स अलग से लेती थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स अलग से चार्ज करती थी। तो जब इसे जोड़ा गया और एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब सभी टैक्स को जोड़कर एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, तो सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो जीएसटी में सबसम्ड हो गए, और बहुत सारे स्टेट टैक्स ऐसे थे जो जीएसटी में सबसम्ड हो गए। इज इट क्लियर? सब सामने देखेंगे, समझ में आया? और अभी भी बहुत सारे सेंट्रल लेवल पे ऐसे टैक्स हैं जो सबसम नहीं हुए हैं, और स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो सबसम नहीं हुए। याद कीजिए, मैंने आपको लिस्ट भी बताया है, हाँ या ना? आगे बढ़े। लिखा है it would mitigate cascading or double taxation in a major way and pave the way of common national market। यहां पर तीन वर्ड आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटिगेट, कैस्केडिंग एंड डबल टैक्सेशन। सबको अंडरलाइन कर लीजिए, समझिएगा। मिटिगेशन का मतलब कौन बताएगा? मिटिगेशन का मतलब भाई जॉइंट नहीं कह सकते यहां पर, नहीं, मैं ही बता देता हूं। नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कहां से चले गए? कम करना भी नहीं। हाँ, कम करना एक तरह से कह सकते हैं। क्या कम करना? दुख दर्द, पेनफुलनेस
of a specific thing should be reduced. क्लियर है? समझ में आ गया? अभी देखिए, लिख लीजिए इसके बारे में, the action of reducing seriousness and painfulness. What does it mean? कि किसी भी चीज के दर्द को कम करना है भाई। कैस्केडिंग इफेक्ट का कष्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट का कष्ट और डबल टैक्स का कष्ट दोनों अलग अलग चीज है। यहां पर डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है और डबल टैक्सेशन क्या है। सुनने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं, दोनों को लोग सिमिलर समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम है नहीं। क्या डिफरेंसेस है? कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या हो गया बताइए? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पर टैक्स लगाया जाना। और डबल टैक्सेशन, विवेक जी, डबल टैक्सेशन मैंने बताया, डबल टैक्स, दो टैक्स लगाना। टैक्स ऑन टैक्स तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल से, याद होगा, सॉफ्टवेयर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस पर वैट लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेती थी। हाँ या ना? नहीं याद है? मैंने ऑलरेडी बताया है कि सॉफ्टवेयर जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स ले लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती थी। क्यों? क्योंकि पहले इन प्री रिजीम ऑफ जीएसटी उसमें यह था कि स्टॉक माना जाता था, यानी गुड्स माना जाता था किसे? सॉफ्टवेयर को, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसे क्या कहते थे? क्या मान ली थी उसे गुड्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या मानती थी? सर्विस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सर्विस टैक्स ले ली और स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट ले ली, क्योंकि वो गुड्स मान रही है और गुड्स पर कौन सा टैक्स चार्ज होता है? वैट होता था। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे, सतीश जी आप समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैं आपसे कहूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना वो सर्विस है और सर्विस टैक्स दो मुझे। आप गए विवेक जी के पास, वो स्टेट है, मान लेते हैं कोई स्टेट है, तो उसके पास गए, वो कहता है नहीं नहीं, उनके कहने से क्या होगा, मैं तो इसे गुड्स मानता हूं, चलो निकालो वैट। आप कंफ्यूजिया जाइएगा कि नहीं जाइएगा? आप बोलिएगा 1 मिनट रुको जरा, पहले आप और विवेक दोनों डिस्कस कर लीजिए गुड्स है या सर्विस। कंफ्यूजन वाला कोई बात मत छोड़िए, कंफ्यूजन में दिक्कत होता है, मैंने ये चीज पहले भी बताया। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर दिक्कत हो गया, कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है, बस कीजिए। अरे रुको जरा, अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, चलिए बात को समझिएगा। डबल टैक्सेशन का मतलब समझ में आया? बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए। यस, डबल टैक्सेशन इज नॉट टैक्स, डबल टैक्सेशन वाज द प्रॉब्लम, problem creating by the central government and state government simultaneously by assuming the same goods as service and goods. हम आपको ये बताते हैं, हम चाहिए कि डबल टैक्सेशन was a problem which is imposed by double taxation, that is central government and state government levy taxes on goods and service by them. ये इस बात से आप क्लियर नहीं कर पाए कुछ, मैं क्लियर कट कहता हूं, मैं एकदम क्लियर लैंग्वेज में बताता हूं। डबल टैक्सेशन वाज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग बाय द गवर्नमेंट, अंडर ब्रैकेट हम लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट,
on the nature of that particular commodity. Let as example we can say that, या फिर with example of software we can say that central government was assuming the software as service in pre-GST regime, and some of the states was assuming them as goods, and state government was charging on that particular software VAT, and central government, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से क्या दिया, क्या स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती थी, हाँ, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाज चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर गुड। तो यहां पर आप बताइए, सेंट्रल लेती थी सर्विस टैक्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसे गुड्स मान के उस पर वैट ले लेती थी। अमन जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसीलिए वहां पर वैट भी ले रहे हैं और सर्विस टैक्स। आप बताइए कंफ्यूजन का बात है कि नहीं है? तो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम जीएसटी आने से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, फास्ट करते हैं इसको थोड़ा। मिटिगेट का मतलब द एक्शन ऑफ, लिख लीजिए, द एक्शन ऑफ reducing seriousness or painfulness, seriousness or painfulness, दर्द, कष्ट, reducing the seriousness and painfulness। आप लोग तो ये अब बताओ जी, सीएमए के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं और वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं कि लिख लो। अरे सबके पास फोन है, कम से कम इतना तो सर्च कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, बस एक बार मैंने समझा दिया, वो याद रह जाना चाहिए। डबल टैक्सेशन इन अ मेजर वे टू पेव द कॉमन नेशन मार्केट, और ये चीज भी मैंने क्लियर किया है कि इन प्री जीएसटी रिजीम आवर स्टेट वाज चार्जिंग वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द गुड्स एंड द रेट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टू ईच या डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, मैं यहां समझाता हूं। देखो, ये एग्जांपल आपको याद होगा या आप लोग सुने भी होंगे कि सर जब जीएसटी नहीं था ना, जीएसटी नाम की चिड़िया जब आई नहीं थी, जीएसटी नाम की चिड़िया जब मार्केट में आई नहीं थी, तो उससे पहले क्या होता था कि हम लोग वेट करते थे कि कब दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली जाएंगे तो वहां से एक पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में वो पर्टिकुलर कमोडिटी सस्ती, हाँ या ना? दिल्ली में वो पर्टिकुलर कमोडिटी क्या है, सस्ती है, और यहां महंगी है। फिर दूसरे स्टेट की बात करें जैसे सूरत, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी सस्ती है और यहां महंगी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज ए बी सी अलग अलग स्टेट है। अब गुड्स है, मान लेते हैं ये क्लॉथ, गुड्स में क्या मान लेते हैं, क्लॉथ। क्लॉथ पर ए स्टेट जो है वो 5% टैक्स लेती है, वैट क्या लेगी, वैट। कोई 10% लेता है और कोई 8% लेता है। और ये चीज जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट फ्री थी चार्ज करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका पावर था। जीएसटी, हाँ, वो रेट डिसाइड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो वैल्यू एडेड टैक्स जब पहले था तो अलग अलग स्टेट अलग अलग मार्केट हो गए कि नहीं हो गए? हमारे नेशन में ही अलग अलग स्टेट अलग अलग मार्केट के रूप में। देखिए आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम है, आप लोग इधर उधर देखते हो, आप लोगों को पता नहीं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट। आप लोग छोटी छोटी बातों को अगर समझ गए ना तो आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। जितना मेहनत कर रहे हो, देखिए एक मेहनत जो है ना गधा भी करता है और मेहनत इंसान भी करता है। एक मेहनत लेबर भी करता है, एक मेहनत सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी करता है, और दोनों में डिफरेंस है। स्मार्ट वर्क शुड बी देयर। आप लोगों में कमी क्या है, आप लोग केवल सुनते हो,
देखते नहीं हो, आई कॉन्टैक्ट शुड बी देयर, तब बात जल्दी समझ में आई। रेडियो के बाद टेलीविजन क्यों आया बताओ, कारण बताओ। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जो चीज आपको पढ़ा दिया जाता है नहीं याद रहता है। और धोनी का मूवी आया ना, तो सारा का सारा हिस्ट्री छप गया, हाँ या ना। अलग अलग पॉइंट पर मूवी क्यों बनाई जाती है, ताकि आपको वो चीज याद रह सके। इसलिए प्लीज, मेरा कोई फायदा नहीं है इससे, टीचर्स का कोई फायदा नहीं, आपका फायदा है। टेक्निक्स को यूज कीजिए, बोर्ड पर देखिए और आइए। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अलग अलग स्टेट उस समय में अलग अलग मार्केट हो गई। तो जब जीएसटी आया तो ये जो वैट का कंडीशन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, हाँ या ना, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया, ये सेम रेट हो गया। तो जब सेम रेट हो गया 18%, लेट से 18% मान लेते हैं 18%, तो यहां पर नेशनल मार्केट हम लोग बन गए कि नहीं बन गए। अब अगर हम लोग नेशनल मार्केट बन गए तो इंटरनेशनल मार्केट बनने के बारे में सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, हाँ या ना। पहले अगर सोचते कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट बनेंगे, वाज दैट इजी और वाज दैट पॉसिबल, क्या पहले पॉसिबल था? नहीं। क्यों सर? क्योंकि आप नेशनल मार्केट तो हो नहीं, आप अपने ही स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ले रहे हो, तो अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, पड़ोसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं? बात समझ में आ पाई? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बोलिए। हाँ हाँ, यही एग्जांपल हो जाए, गुड। आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए यहां पर है, अच्छा लास्ट पॉइंट यहां लिखा है, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो हम लोग प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। द बिगेस्ट advantages would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods। आपको पता है कि बहुत सारे टैक्सेस चार्ज करने से सामान का या गुड्स का या कमोडिटीज का या सर्विस का प्राइस क्या हो जाता था, बहुत बढ़ जाता था, हाँ या ना, हाँ या ना। अब जब जीएसटी आया तो बहुत सारे टैक्सेस को कम कर दिया गया। आप बताइए जीएसटी आने से टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ा है या घटा है? इनडायरेक्ट टैक्स का रेट घट गया है, ये तो समझना है। बहुत सारे टैक्स थे, सबको सब्सम करके एक टैक्स बना दिया गया, और अल्टीमेटली जब सारे टैक्सेस को जोड़ते थे ना, अमाउंट बड़ा हो जाता था टैक्स का, टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, हाई हो जाता था, हैवी हो जाता था। जीएसटी आने से वो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया? वो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो अल्टीमेटली जब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बर्डन ऑफ टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, हल्का हो गया। समझ में आया? किसी भी सामान का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर? क्यों कम हुआ? ड्यू टू जीएसटी। क्लियर है मन? आगे बढ़े। देखिए अमेंडमेंट्स मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। यस, introduction of GST would also make Indian products competitive in domestic and international markets। सर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो है और यहाँ पे अभी देखिए इन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक अच्छा हम पढ़ के समझा ही देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड आल्सो मेक इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ 5%, 10%, 8%, कोई कंपटीशन ही नहीं रहा ना। मैं वेट करता था कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये सामान खरीदूंगा। देखिए ना, यहाँ कॉम्पिटिटिव इसलिए बना दिया क्योंकि अब जहां भी जाओ ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब सारे जगह पर एक जैसा हो गया, तो सारे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट जो अलग अलग स्टेट अलग अलग रेट में लेती थी, तो देखिए कंपटीशन तो वहीं कम हो गया। अब बताओ यहाँ देखो, स्टेट बी में जो भी व्यक्ति होगा
क्या वो स्टेट बी के सामान को खरीदता होगा? नहीं खरीदता होगा। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। कहां से मंगवा लेंगे हम? ए से, क्योंकि यहां पर रेट क्या है? सस्ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपटीशन क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 18% देना है और ए में भी 18% देना, तीनों ही स्टेट में 18% देना है। कंपटीशन क्या कर दिया? कम कर दिया। हाँ, कॉम्पिटिटिव हो गया। अरे कंपटीशन को क्या कर दिया गया? इंडियन प्रोडक्ट। अच्छा, कंपटीशन को कम किया तो ये देखिए, याद रखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी would also make Indian product कॉम्पिटिटिव बना दिया। आप हमको ये बता रहे हैं अनकम्पिटिटिव। हाँ, आप बात देखो, दोनों देखो यहाँ बात नहीं। देखिए 5% है, 10% है, 8% है। बी जो है यहाँ यहाँ पर तो हम लोग 8% 10% था, खरीदेंगे ही नहीं, यहां से मंगवा लेंगे। जैसे ही ये सारा का सारा 18% हो गया, कंपटीशन की बात ही खत्म हो गई। कंपटीशन बढ़ गया, यहां पर भी अब 18% लिया जाएगा, यहां भी 18% और यहां भी 18%। देखिए अब सी भी उतने में बेचेगा, बी भी उतने में ही और ए भी उतने में ही। तीनों स्टेट में अब कमोडिटी का दाम सेम हो गया, तो कंपटीशन सेल का सारे स्टेट में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्वालिटी के बेस पे नहीं। अभी जैसे मैं 3 लोग हूं, तीनों लोग अलग अलग प्राइस लेते थे। देख लो, मान लेते हैं कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रैंकर्स है, चार्टर्ड कॉमर्स है, बस 1 मिनट दीजिए, और मेंटोर्स है। मेंटोर्स तो खैर साइंस का हो गया। कोई बताइए इसका? चलिए मल्होत्रा। चलिए वाईसीसी ले लेते हैं। देखो 3 क्लासेस हो गए, तीनों के प्राइस सेम कोर्स के अलग अलग, पहले अलग अलग थे, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? कम रहेगा। जो रैंकर्स में जाना चाहेगा वो रैंकर्स में जाएगा, जो चार्टर्ड कॉमर्स में जाना चाहेगा वो वहां जाएगा, जो वाईसीसी में आना चाहेगा वो यहां आएगा। कंपटीशन कम है। अब देखो तीनों का प्राइस सेम मान लेते हैं, लेट्स से 10 रुपीज सब जगह लग रहा है, आफ्टर 10 रुपया सब जगह लग रहा है। अब कंपटीशन बढ़ गया कि आप बताओ, रैंकर्स ज्यादा बच्चे को अट्रैक्ट कर सकता है या चार्टर्ड कॉमर्स जो है वो ज्यादा बच्चे को अट्रैक्ट कर पाएगा या यूथ कॉमर्स? अब यहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो जितना ज्यादा एडवर्टाइज करेगा, जितना बेहतर क्वालिटी होगा, उतना ज्यादा वहां पर बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो अब कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि रेट सेम हो गया, सब जगह एक जैसा सामान मिलने लग गया। कंपटीशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा बाद में देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आते हैं, देखते हैं यहां पर अमेंडमेंट मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए अमेंडमेंट जीएसटी से रिलेटेड कौन सा था? 101st या 122nd? 101st। तो 122nd जो था 122वां अमेंडमेंट, वो किस चीज से रिलेटेड? जीएसटी लागू करके, हाँ, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, जो अमेंडमेंट की गई, वो क्या था? 122nd। और 101st जो था वो क्या था? जीएसटी किस तरह का एक्ट होगा, क्या होगा, जीएसटी से रिलेटेड सारी की सारी बात कौन से अमेंडमेंट में थी? 101वें अमेंडमेंट। और 122वें में ये लिख दिया गया कि ठीक है, 1 जुलाई 2017 से 101वां अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, आर्टिकल 279A। मैंने आपको पहले भी बताया है, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो
कौन से नंबर पर है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन से एक्ट में लिखा गया है? 279A। 279A याद रखिएगा, आर्टिकल 279A में 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में मेंशन है। हाँ, आर्टिकल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही समझिएगा, ठीक है ना, और इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक्ट की बात की जा रही है। तो जहां भी एक्ट होगा, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, यही वर्ड्स आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 279A, आर्टिकल 279A में बात की गई है किसके बारे में? जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल क्या है, क्या काम करता है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, कौन कौन से स्कोप है, सब देखते हैं। कितने मेंबर्स हैं, सब देखते हैं। ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट शॉल within 60 days from the date of commencement of the Constitution 101st Amendment Act 2016 by order constitute a council to be called as Goods and Service Tax Council. Accordingly, the president has since constituted the GST Council. देखिए जीएसटी एक्ट आया ना, जीएसटी एक्ट आने के 2 महीने के बाद 60 पे बोला, 60 डेज मतलब 2 महीना, तो ऑन एन एवरेज 2 महीने के बाद आसपास में जीएसटी काउंसिल आ गया। कहां? मार्केट में, इकोनॉमी में। क्लियर? अब आपसे पूछा जाएगा आफ्टर हाउ मेनी डेज और अप्रोक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 महीने के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल आ गया। क्लियर है? और जीएसटी काउंसिल आया तो क्या हुआ देखिए, द जीएसटी काउंसिल विच विल अ जॉइंट फोरम, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। फोरम क्या है? देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं जीएसटी फोरम जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल एक फोरम देता है। फोरम का मतलब क्या है? मंच, हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। आपको मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स आर कमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म और काम करती है, दोनों काम करती है। और यहां पर आपको मैंने बताया था इंट्रा स्टेट, जिसमें 2 तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सीजीएसटी है, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो एसजीएसटी है। दोनों एट रैंडम, दोनों ही गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, यानी यहां पर दोनों ही गवर्नमेंट एक साथ काम करना शुरू कर दी, हाँ या ना? काम करना शुरू कर दी। कौन ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया? जीएसटी काउंसिल। कौन ऐसा एक साथ काम करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टैक्सेशन पर, इनडायरेक्ट टैक्स पर? जीएसटी काउंसिल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जिसमें देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया मेंबर्स के बारे में, तो मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं अमन? टोटल मेंबर्स कितने हैं? जीएसटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 33 हैं। कैसे कैसे? तो एक तो मैंने बताया था यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, जो कौन होंगे? चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। और कितने होंगे? एक ही होंगे ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो एक ही हो सकता है। देन मैंने आपको ऐसा बताया था सेकंड पॉइंट कि सेंट्रल लेवल पर लीडर होता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के। सेंट्रल लेवल पर एक लीडर होता है जो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को लीड करता है, एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर होता है। वो कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर होता है। तो वो कितने हैं? एक है।
एंड टोटल स्टेट गवर्नमेंट्स, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो कितने होंगे टोटल? 31। क्यों होंगे निखिल 31 बताओ? हर एक स्टेट, और स्टेट टोटल कितना नीतीश? 31। कैसे अमन, कैसे 31 कैसे? 28 स्टेट, मैं समझ गया। देखिए तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अपने लेजिस्लेचर होते हैं, जिसके कारण वो 3 ऐड हो जाता है और तीनों 28 प्लस 3। पुडुचेरी है, पौंडीचेरी पहले था, अब पुडुचेरी हो गया। चलिए टोटल कितने हो गए? 31 प्लस 2 33। वो तो मैंने आपको बताया था, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो एक होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर इसमें कितने हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हो गए, और 31 किसके हो गए? स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो पड़ेगी बतानी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। The members of Goods and Service Tax Council refers to the clause 2C shall on the shall as soon as may be choose one amongst themselves to be vice chairperson। अच्छा, यहां पर बताया जा रहा है क्लॉज 2C में कि जल्दी अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। क्लॉज 2 है जो बनाकर रखा गया है जीएसटी काउंसिल में, और बताया जा रहा है कि क्लॉज 2 में ये बोला जा रहा है कि जल्द ही, जैसे यहां चेयरपर्सन है ना जीएसटी के, क्या मैंने बताया वाइस चेयरपर्सन है? क्या वाइस चेयरपर्सन है? नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ये क्लॉज 2C में है। मैंने आपको कहा था जब जीएसटी स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कहा था कि लॉट्स ऑफ प्रोविजंस आर देयर इन जीएसटी काउंसिल, जो अभी जीएसटी जो प्रोविजंस अभी इकोनॉमी में इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्लॉज में ये मेंशन्ड है कि वाइस चेयरपर्सन हो सकते हैं, कौन से क्लॉज में? क्लॉज 2C। क्लियर है? समझ में आ पाया? हाँ या ना? गुड, आगे बढ़े। Then आएगा the Goods and Service Tax Council shall make a recommendation to the Union and State Government on पहला। अब ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, किस नाम से पता है? स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगर आपको याद होगा तो अभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, द टैक्स सेस सरचार्ज लेविड बाय यूनियन एंड स्टेट, कहां थे? हाँ, यूनियन, द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज which may be subsumed into the जीएसटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल का काम क्या था, वर्क क्या था। आप थोड़ा सा अगर रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स पर जाइएगा तो आपको याद आएगा कि मैंने स्कोप ऑफ वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल बताया था इन लास्ट क्लास के एक क्लास पहले। वहां पर मैंने आपको यह समझाया था कि जीएसटी काउंसिल का काम क्या क्या है, वो क्या क्या काम करती है। क्या आप पढ़िए तो सारा पॉइंट वही है कि नहीं है? जो मैंने आपको समझाया वही पॉइंट्स हैं या नहीं है? आप देखिए, एक बार स्क्रीन पर देखिए। The tax, cess and surcharge levied by union and state and local bodies which may be subsumed in the goods and service tax। ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सेंट्रल टैक्स, कौन कौन से स्टेट टैक्स, कौन कौन से सरचार्ज, कौन कौन से सेस सबसम किए जाएंगे। किसमें? जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट बी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The goods and service that may be subjected or exempt from the goods and service tax।
अच्छा, यहां पर सब्जेक्टेड एंड एग्जम्प्ट की बात की गई है। हंस लीजिए, शायद हंसी आपके काम आ जाए। You are not trying to understand the seriousness of the time. Subjected and exempt. अब सब्जेक्टेड का मतलब होता है इंक्लूड, सब्जेक्टेड का मतलब क्या हो गया, इंक्लूड। तो जीएसटी में कौन कौन सा इंक्लूड किया जाएगा टैक्स, और एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है, हटा देना। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है, हटा देना। तो कौन कौन सा इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कौन कौन से टैक्सेस को हटा दिए जाएंगे, ये चीज हम लोगों को जानकारी देता है। कौन देता है, जीएसटी काउंसिल। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और ये भी लिस्ट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जीएसटी में इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एग्जम्प्टेड हैं। यस और नो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस में भी सब्जेक्टेड और एग्जम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी में देखेंगे मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट of goods and service tax levied on supplies in the course of intrastate trade or interstate trade or commerce under article 269A, the principles that govern the place of supply। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, the place of supply, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के बारे में जो भी पॉइंट्स थे, आर्टिकल 269A। यहां में थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इंटरस्टेट जब बात की जाएगी तो प्लेस ऑफ, देखो इंटरस्टेट, आउट ऑफ द स्टेट कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से टैक्स, जल्दी बताइए। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट जीएसटी में आईजीएसटी, इंट्रास्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी बाबू, एसजीएसटी, कितना जीएसटी दोगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, नॉट आईजीएसटी। ध्यान से बोलिए थोड़ा सा, आईजीएसटी आप इंटरस्टेट में दे रहे हैं, इंट्रास्टेट में भी आईजीएसटी दोगे नहीं ना, कोई तो बोला है आईजीएसटी, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। चलिए यहां देखिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये डिसाइड किया जाता है टैक्स का किसके द्वारा, प्लेस ऑफ सप्लाई के द्वारा। हाँ या ना, प्लेस ऑफ सप्लाई के द्वारा। अब सप्लाई अगर विद इन द स्टेट है तो इंटरस्टेट है, सॉरी इंट्रास्टेट है, और अगर एक्स्ट्रा मतलब ये स्टेट के बाहर का है, आउट ऑफ द स्टेट की बात की गई तो इंटरस्टेट। यूटीजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी, जहां स्टेट की बात की गई, देखिए यहां पर जहां स्टेट की बात की गई वहां एसजीएसटी लगेगा। अब जहां यूनियन टेरिटरीज की बात की गई वहां पर एसजीएसटी के जगह पर क्या लग जाएगा, यूटीजीएसटी। सर हम लोगों को तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, 7 पढ़ाया जाता था, 8 हो गया है, लद्दाख इंक्लूड हो गया। हाँ या ना, चलो तो 8 हो गए, 8 में से लेकिन आपने बता दिया सर कि 3 ऐसे हैं जिसके अपने लेजिस्लेचर हैं, जिसके अपने लेजिस्लेचर हैं और इसको जीएसटी में एक स्टेट के जैसा ट्रीट किया जाता है। हाँ या ना, 3 के बाद बचे केवल 5 ऐसे जिसके लेजिस्लेचर हैं, जिसका अपना गवर्नमेंट है ही नहीं,
तो वो आज भी यूनियन टेरिटरीज के रूप में ट्रीट किया जाता है इन जीएसटी। आई होप क्लियर हो पाया। और जो ये 5 रह गए, 5 का नाम मैंने आपको बता दिया है, लिस्ट मैंने एकदम लिखवा दिया है। अब लिख लीजिएगा, लिस्ट को याद कर लीजिएगा। उन 5 यूनियन टेरिटरीज में कौन सा टैक्स लगेगा, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी? सिंपल है, क्वाइट वेरी सिंपल। 6th क्लास के बच्चे को बैठा के पढ़ा दिया जाए तो वो समझ जाए, आप लोग भी समझिए, ठीक? थोड़ा फ्रेश रखे माइंड को, दिमाग में ये चीज कभी मत चलाओ कि बहुत पढ़ना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि बहुत पढ़ना है तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोचिए कि बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन आप पढ़ाई को सीखने के पर्सपेक्टिव से पढ़ने लग गए ना, बहुत कुछ सीख जाइएगा और अच्छा कर जाइएगा। तो सीखना है, ये सोचिए, पढ़ना नहीं है। पढ़ाई एक भारी भरकम वर्ड है, वो पढ़ाई वर्ड दिमाग में रखिए नहीं, सीखना है। आप यहाँ सीखने आते हो, पढ़ने नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखें, थ्रेशोल्ड लिमिट। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ turnover below which the goods and service may exempted from goods and service tax। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो गवर्नमेंट है ना, वो हमेशा बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट हमेशा बिजनेसमैन को, ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे बिजनेस को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनिशियल स्टेज पे, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। आप देखिएगा ना, कॉमन लाइफ में भी थोड़ा सा जोड़ के देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म लेता है, उस समय एक बार केवल चिल्ला दे, देखिए पूरा का पूरा घर दौड़ जाता है, हाँ या ना? अरे क्या हो गया? अब वो सुनना है आपको, यस और नो? मतलब थोड़ा भी कष्ट हो तो लोग दौड़ जाते हैं, क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, आज आप लोग जाकर रोगे, थोड़े बड़े हो जाते हैं 10 साल 8 साल के, तो रोते हुए घर आए, क्या हुआ, सर मारे, अच्छा जरूर बदमाशी किया होगा, दे दी मम्मी के 4 थप्पड़, पापा को बता देंगे। पापा को बताने के नाम से बच्चा क्या हो जाता है, कोने में दुबक जाता है। ना ना, उस समय बच्चा इतना सीधा होता है, इतना सीधा होता है, इतना सीधा होता है, लगता है इससे ज्यादा सीधा बच्चा है ही नहीं, हाँ या ना? यही सेम चीज होता है बिजनेस के साथ भी। गवर्नमेंट खूब ध्यान देती है, एकदम पालती पोसती है कि आपको 40 लाख तक के लिमिट तक कोई टैक्स देने की जरूरत, अरे टैक्स देना तो दूर, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, खूब बिजनेस कीजिए, हाँ या ना? धड़ल्ले से बिजनेस कीजिए ताकि बिजनेस क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जब बलि का बकरा होता है ना, 1 साल पहले लोग खरीद के रख लेते हैं, खूब खिलाते हैं, लो खाओ खाओ खाओ, क्यों? क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें खाऊंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही चीज है, यहाँ पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा। तो स्टार्ट में उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए एक लिमिट बनाया गया, एंड दैट लिमिट इज नोन एज थ्रेशोल्ड लिमिट। एनी डाउट? थ्रेशोल्ड लिमिट, यहां पर आपको केवल वर्क लिखना है। देखिए वहां पर लिखा है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? तो जीएसटी काउंसिल का काम है थ्रेशोल्ड लिमिट बिजनेस के लिए सेट करना। मतलब जीएसटी काउंसिल ने बताया, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपका लिमिट ये। वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। बताइए, किसी को कोई डाउट रह रहा है? तो समझ में आ गया? हाँ, वहां पर 3 लिमिट है, मैंने 3 लिमिट की बात की है, 10 लाख, 20 लाख एंड मैक्सिमम 40 लाख। अगर ये 40 लाख कब हो सकता है? जब एक्सक्लूसिव गुड्स की बात की जाएगी। सर्विस के केस में 40 लाख एप्लीकेबल होगा क्या? सर्विस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्विस का, अच्छा अमन बताएंगे,
क्यों नहीं होगा? सर्विस की बात की जाएगी तो 40 लाख का जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर हो जाता है। क्यों? वाई? क्यों मन? नीतीश? नहीं जी, ये सुनी सुनाई बात है। मैं बोल रहा हूं कि सर्विस उस लिमिट से क्रॉस हो जाता है। सर्विस की बात करेंगे तो वो लिमिट बहुत ज्यादा हो गया, उतना तक गवर्नमेंट छूट नहीं देगी, जीएसटी काउंसिल छूट नहीं देगी। क्यों? गुड्स की बात रही तो छूट है, 40 लाख तक आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि सर्विस में मार्जिन ज्यादा है, सर्विस में मार्जिन ज्यादा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट बहुत कम है, मिनिमल कॉस्ट है। हाँ 40 लाख और सर्विस में, और गुड्स में क्या है? प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है, मार्जिन कम है, और प्रॉफिट कम है तो आप अगर मान लो प्रॉफिट कम कमा रहे हो और टैक्स ज्यादा हम ले लें आपसे, तो क्या आप जीवित रह पाओगे? मतलब बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता, आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। थ्रेशोल्ड लिमिट समझ में आ पाया? और थ्रेशोल्ड लिमिट कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट ई नंबर, ई नंबर दिख पा रहा है सबको स्क्रीन पर? ई नंबर क्या लिखा है? नहीं, सर्विस का कोई लिमिट नहीं है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट में आया ही नहीं है। सर्विस के लिए कोई लिमिट नहीं बना है, गुड्स के लिए बना है। सर्विस के लिए ये बोल सकते हैं 10 लाख एंड 20 लाख का आ जाएगा, हाँ, लेकिन 40 लाख नहीं आएगा। 40 लाख तभी होगा जब एक्सक्लूसिव गुड्स की बात की जाएगी, गुड्स की बात, ओनली गुड्स की बात की जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ई पॉइंट देखिए, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद बैंड्स ऑफ जीएसटी एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए यहां दो चीज की बात की गई, फ्लोर रेट एंड बैंड्स। कौन बताएगा इसके बारे में? मैंने ऑलरेडी बताया है ये चीज, आई ऑलरेडी हैव बीन एक्सप्लेन्ड इट। आई होप आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको याद होगा। अगर याद है आपको, याद है आपको, परसेंटेज होता है कि इस कोर्स में इतना परसेंटेज लेंगे, जैसे स्कीम हो गया। नहीं, आप दूसरे जगह चले गए। देखिए मैंने आपको बताया था टैक्स रेट कितने हैं। टैक्स रेट अगर बात की जाए जीएसटी की तो कितने हैं? मेनली 4 रेट हैं। कौन कौन से? 5%, 12%, 18% एंड 28%। याद है किसी बच्चे को? इसमें से स्टैंडर्ड रेट क्या माना जाता है? 18%। फ्लोर रेट, फ्लोर रेट एंड बैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल ने स्टेट गवर्नमेंट को एक लिबर्टी दी है। यहां पर एक लिबर्टी 2% का दिया गया है। 2% जो स्टेट गवर्नमेंट है इधर इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? बोलिए नहीं आ पाया सर। मैं फिर से समझाता हूं, 2% वाला मैटर जो है नहीं समझ में आया। देखिए ये लिबर्टी है, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल ने लिबर्टी दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल ने कहा है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, 2% आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या तो आप 2% इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करना मत। भाई ये क्या बात हुई?
पावर दे दिए, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं। ये भी टैगलाइन जोड़ दिया गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए जीएसटी का टैगलाइन क्या था, जीएसटी लाने का मोटो क्या था? द मेन मोटो ऑफ जीएसटी वाज वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक ही टैक्स होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब बताओ, मान लेते ए और बी अलग अलग स्टेट, यहां भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया जा रहा है, ठीक। अब एसजीएसटी की बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप 2% या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट जो था वो 18% था, तो इस 18% के अकॉर्डिंग सीजीएसटी कितना होना चाहिए? 9%। एसजीएसटी कितना होना चाहिए? 9%। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अब ये 9% जो है अगर वो 7% कर दिया तो टोटल टैक्स रेट क्या हो गया? 18% या 16%? हो गया ना 16%। अब बोला बी के पास आते हैं, ये थोड़ा सा क्रूर स्टेट है। बोला कि हम तो यहां की जो पब्लिक है उसको जीने नहीं देंगे। क्या कर देंगे? तो लो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या करता है? 9% टैक्स लेता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि आप ज्यादा टैक्स वसूल सकते हैं, तो हम यहाँ पर 9 के बदले 11% लेंगे। टोटल रेट कितना हो जाएगा? टैक्स कितना हो जाएगा? 20%। अब बताओ, क्या एक नेशन में एक टैक्स रह पाया? 18% रह पाया? नहीं ना रह पाया। तो लिबर्टी दी गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती की गई कि स्टेट ए, स्टेट बी, प्लीज ऐसा करना। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था। क्या मान लेते हैं कि आप छोटे बच्चे हो, जब आप लोग छोटे होगे भी, उस समय आपकी माँ, आपके पापा अगर आपके साथ स्कूल गए और आपके टीचर ने आपका कंप्लेन कर दिया, तो आपके कंप्लेन पे आपके पापा या आपकी मम्मी कहती है कि सर सुनिए ना, इतना के ऊपर छोड़ दीजिएगा और इतना के नीचे जितना तोड़ करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंडेड में जितना खर्च होगा हम करेंगे सर, तोड़ दीजिए, लेकिन बच्चा ठीक रहना चाहिए। अब टीचर के पास क्या आ गया? पावर आ गया ना, तोड़ करने का पावर है। लेकिन क्या टीचर तोड़ करते हैं? करने वाले तो कर ही देते ना, लेकिन यहाँ पर किया नहीं। अब देखो, जब कर दिया जाता है ऐसा, पावर को किसने दिया? माता पिता ने ही। सुनिएगा, अरे सुनो जरा, सब्र करो, आओ सुनो। मैंने क्या कहा? माता पिता ने पावर दे दिया कि सर मारिए ना, मार के तोड़ दीजिए। अब मार दीजिए, तोड़ दीजिए। अब मान लो किसी टीचर ने गलती से एक स्टिक लगा दिया और वो स्टिक से काला हो गया। अब मान लेते हैं कि काला हो गया, माँ देख ली, पापा नहीं, पापा देखेंगे तब तो फिर और लगाएंगे। माँ देख ली तो माँ का दिल थोड़ा सा पसीज जाता है और वो पहुंच जाती है स्कूल। आपने मेरे बच्चे को हाथ लगाया कैसे? हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे? वो क्वेश्चन करने वाले वही हो जाएंगे। तो जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर पावर तो दे दिया कि आप 2% या तो इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, लेकिन अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, क्वेश्चन पूछने वाला ही कौन हो जाएगा? जीएसटी काउंसिल। कैसे किए? क्यों किए? मैंने कहा था नहीं करने को, हाँ या ना? इसीलिए यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने पावर तो दे दिया 2% लिबरल होने का, और ये चीज होता नहीं। इसीलिए सारे जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं? सेम होते हैं। कहीं आपने देखा है क्या कि सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 7% हो जाए?
पॉसिबल नहीं है, ये हुआ नहीं है आज तक, और ये उम्मीद किया जाता है कि आगे होगा भी नहीं। क्लियर, समझ में आ पाया क्यों? आई होप क्लियर हो पाया। आगे बढ़े, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। Any special rate or rates for specific period to raise additional resources during any natural calamities or disaster. What does it mean? जीएसटी काउंसिल ने पावर दिया है किसी भी स्टेट को कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो उससे हुए लॉस को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी रेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इंक्रीज किया जाएगा ना, डिक्रीज तो करेंगे नहीं, इंक्रीज करेंगे तो उससे इनकम उस स्टेट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और फिर वो कंपनसेट कर दिया जाता है किस चीज को, लॉस को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी रेट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी में बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो घटाया तो जाएगा नहीं, इनकम बढ़ाना है तो हमेशा रेट बढ़ाया ही जाएगा। और एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था ना कि केरल में एक बार बाढ़ आ गई थी, हाल फिलहाल की ही बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो वहां पर जो है ना सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ा दिए गए, जीएसटी बढ़ा दी गई, और कही गई कि सर, जीएसटी काउंसिल से जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू या वी वांट टू इंक्रीज द रेट, जीएसटी रेट ऑन सिगरेट्स और दीज टाइप ऑफ सीन गुड्स फॉर सम पीरियड, फॉर फ्यू मंथ्स, और जैसे ही हमारा लॉस कंपनसेट हो जाएगा, वी विल अगेन रिड्यूस द रेट ऑफ जीएसटी। क्लियर है? तो यहां पर जीएसटी काउंसिल ने अप्रूवल दे भी दिया था, और सिगरेट्स पर दबा के उन्होंने टैक्स लिया, अपने लॉस को कंपनसेट किया, और मतलब कहा गया ना, इसको लगा डाला तो लाइफ। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये पावर भी कौन दिया? जीएसटी काउंसिल ने। हाँ, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, यहाँ तो लिखा गया अ स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ना लिखा है क्लियर कट, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल, स्पेसिफाइड पीरियड, हमेशा के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। ये रेट से अलग होगा। अगर आप बढ़ा दीजिएगा रेट तो ऑटोमेटिकली जहां 18% था वो तो बढ़ के 20% हो जाएगा ना, कम से कम। हाँ या ना? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट और स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड, अच्छा यहां तक। अभी क्या बोला गया? स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। जो भी स्टेट मेंशन्ड है, आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए, एकदम जो स्टेट मेंशन्ड है, 5-7 स्टेट्स का नाम लिखा गया है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। क्यों? क्वेश्चन आएगा सर, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब स्पेशल प्रोविजन उनके लिए क्यों है सर? जीएसटी काउंसिल ने ऐसा किया क्यों? हमारे साथ नाइंसाफी क्यों सर? उनके लिए स्पेशल प्रोविजन और हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ऐसा क्यों? आप देखे होंगे। अच्छा, एक आते हैं बाहर, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग बॉयज बी अलर्ट, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देने जा रहा हूं। आपके घर में शादी होने वाली है, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, और सारा अरेंजमेंट किसे देखना है? आप ही लोग को। अब देखिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग सभी के सभी जनरली क्या करते हैं अमन जी? पहले तो हम लोग रूम देखते हैं, जगह देखते हैं, सारे लोग आएंगे तो ठहरेंगे कहां,
अब चलिए जगह देख लिया गया। तो आप बताओ, अगर एक स्पेस है, एक स्कूल है, उसमें आप लोग पहले से बुक करके वो पूरा का पूरा बुक हो गया, जितने दिन तक आप लोगों को आपके घर में फंक्शन होगी वो आपके कंट्रोल में होगा, उसका चाबी ताला सब आपके हाथ में। आप पहले बनाते हो रहने का प्रोविजन किसके लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए? क्यों नहीं भाई, वाइटल रोल प्ले नहीं करेंगे। लेडीज के लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इन कंपैरिजन टू बॉयज या मेल क्या होती हैं, थोड़ी नाजुक होती हैं, कमजोर होती हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है। हाँ या ना? ये बायोलॉजिकल नेचर भी है। आप हमारा मसल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू गर्ल्स मसल्स, लेडीज के मसल्स। हम लोग कहीं भी रह सकते हैं। बैटरी। तो यहां पर क्या बात की गई कि उनके लिए अलग प्रोविजन, अभी कमजोर है इसलिए। यही सेम कंडीशन जीएसटी काउंसिल ने भी किया। जीएसटी काउंसिल ने क्या किया कि जो अरुणाचल प्रदेश और जो भी मेंशन्ड स्टेट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। यहां ध्यान दीजिए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। क्यों? ताकि वो लोग अच्छे से सरवाइव कर सकें। वो लोग अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, इसके लिए उन लोगों को नहीं, बॉर्डर डेवलप्ड स्टेट नहीं, डेवलपिंग स्टेट में आता है बिहार। हाँ, अंडर डेवलप्ड स्टेट क्या, अंडर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। 8th point H. Any other matter relating to goods and service tax are as the council made decide मतलब क्या है ना, और भी अदर इसी तरह के छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने की बात आएगी वो कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर है तो फिर बताना पड़ेगा। नहीं है ना? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि रहने दें आज यहीं तक? रहने दें कि आगे बढ़े? जी नंबर एक बार और बता दें। स्पेशल प्रोविजन, मैंने कहा ना स्पेशल प्रोविजन क्यों बनाया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ये मेंशन्ड स्टेट के लिए जीएसटी काउंसिल पर क्यों बनाया गया स्पेशल प्रोविजन? क्योंकि ये लोग जो स्टेट हैं, ये स्टेट्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, इसके लिए अलग स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। क्लियर है? समझ में आया? आगे और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो आज के लिए क्लास यहीं छोड़ें कि आगे बढ़ें? लेकिन आप लोग मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए, आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, आगे बढ़ ही जाते हैं। बात नहीं। The Goods and Service Tax Council shall recommend the date on which goods and service tax will levied on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। अभी देखो, मैंने कहा था कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 5 अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। अभी जीएसटी के दायरे से क्या है? बाहर है, लेकिन वो जल्द ही जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये मेंशन्ड है कि उसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, उसको भी जीएसटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है? बाहर। अभी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये जल्दी ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीएसटी पेट्रोलियम पर नहीं लाया जा सकता है। हाँ, आर्टिकल 366A 12A के थ्रू ये कहा गया है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर अभी जीएसटी नहीं लाया जा सकता है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366
12A में लिखा गया स्पेसिफिकली, आपको मैंने डेफिनेशन बताया जीएसटी का, हाँ या ना? 366 12A आप देखिएगा ना, बुक में आगे लिखा हुआ है, आप थोड़ा पढ़ो, बुक को पढ़ो, है ना? किसी चीज को जानना है तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा आपको, ठीक? बिना समय बिताए जान नहीं सकते जी। पहले मुलाकात में आप किसी को आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे? समझ में आया? मुस्कुराहट तो समझा दी कि हाँ समझ में आ गया सर। तो ये क्लियर हो गया, पेट्रोलियम आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा जीएसटी के दायरे में। क्लियर? आगे बढ़े। ये ऑलरेडी मैंने कहा ना, प्रोविजंस है, धीरे 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 ये दायरा बढ़ेगा, जीएसटी का दायरा बढ़ेगा। अभी नहीं इंक्लूडेड है, अभी जीएसटी पेट्रोलियम पर नहीं लगता है, लेकिन लगेगा, वो लगेगा, जल्दी ही लगेगा, लेकिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। While discharging the function conferred by the article, the Goods and Service Tax Council shall be guided by need for a harmonized structure of goods and service. अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग बात कर रहे हो, is it looking good? इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग कि बार बार कहना पड़े, फिर पढ़ाने से ज्यादा कंसंट्रेशन तो शांत कराने में लगता है, फिर वो एफर्ट नहीं लग पाएगा, 100% मैं अपना नहीं दे पाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि पीटे, अब समझोगे नहीं तो फिर आप लोगों की गलती, रिजल्ट नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। चलिए समझिए बात को। तो हम लोग गला फाड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही ना। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं बताओ? मैं अपने लिए कर रहा हूं। क्या मुझे देना है सीएमए का एग्जाम, मुझे तैयारी करनी है? नहीं करनी। क्यों समझा रहे, इतना दिमाग लगा रहे क्यों? ताकि आप लोग कर सको, थोड़ा फोकस करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। कोशिश कीजिए, दिल लगा। While discharging the function, अच्छा 6th point, while discharging the function conferred by the article of the Goods and Service Tax Council shall be guided by the needs for harmonized structure of goods and service tax and for the development of harmonized national market for goods and service। मतलब क्या हुआ? हार्मोनाइज्ड कहने का मतलब क्या है? सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले से डिसाइडेड है कि पहले इस पर जीएसटी लगाते हैं, धीरे धीरे इस पर लगाएंगे, और ये जीएसटी पूरा एक सीक्वेंस बना चुकी है जीएसटी काउंसिल, कब किस पर टैक्स लगाना है। हाँ, सीक्वेंस में बना हुआ है, सीक्वेंस क्लियर है। अभी उस सीक्वेंस में, अभी जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट जो हैं, कौन कौन से? देखिए, पहला क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज, इसके आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल गैसेस, और पांचवा क्या हो गया? एबीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल। इस पर अभी जीएसटी नहीं लगा, लेकिन धीरे 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 इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। इसके बाद ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जीएसटी जो है, जीएसटी कोरम, इसमें ये क्लियर था कि अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, तो इसमें कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? हाफ ऑफ द मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स कितने थे? 33 में से कितने प्रेजेंट रहेंगे तो मीटिंग होगी? 17। कम से कम 17 प्रेजेंट रहेंगे तो ही मीटिंग कंडक्ट होगी। अगर 17 नहीं है, 17 से कम है, तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, मीटिंग उस दिन हेल्ड नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ें।
The Goods and Service Tax Council shall determine the procedure in the performance of its function. अच्छा एक बात बताओ, ये परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन कहने का मतलब जीएसटी कैसे कैसे काम करेगा, जीएसटी एक्ट कैसे कैसे काम करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। क्लियर है ना? बहुत आसान है। आगे बढ़े हम लोग फास्ट। जिस चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना उतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा देखो। देखिए यहां मैंने आपको ये बताया था कि टोटल मेंबर्स कितने हैं? 33। जीएसटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने? 33, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने? 2 और स्टेट गवर्नमेंट के कितने? 31। अब देखिए यहां पर तो मीटिंग कब कंडक्ट होगी? जब 17 लोग रहेंगे तो। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 1/3, कम से कम 1/3 मेजॉरिटी अगर किसी डिसीजन पर रहा, 1/3 मेजॉरिटी अगर किसी डिसीजन पर रहा, सारे मेंबर्स में अगर 1/3 मेंबर्स किसी डिसीजन के फेवर में है, यानी 75% वोट जो है किसी डिसीजन के फेवर में रहा, तो ही वो एप्लीकेबल होगा, तो ही वो पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा, वो डिसीजन पास नहीं होगा। क्लियर हुआ? मतलब समझ में आ पाया? टोटल कितने मेंबर्स? 33, उसमें से 75% अगर किसी डिसीजन के फेवर में वोट जाता है तो ही जाके कोई डिसीजन पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं। बात समझ में आता है? जितना मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होगा उसी का, हाँ, जितना मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उसी के 75%। और वो मैं बताऊंगा कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना वैल्यू है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है। देखिए ना आगे क्लियर कट लिखा है, क्लियर कट लिखा है क्या? 33 का अभी देखो ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है जितना प्रेजेंट होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे उसके 1/3, 75%। जैसे मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग हैं, तो 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बिना मीटिंग नहीं हो। 31 है, जैसे बात समझो, मान लेते हैं एक स्कूल है, स्कूलिंग लाइफ का बात समझिए, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोई मीटिंग होगी तो ये दोनों का रहना इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? और इन दोनों के बाद बाकी सारे टीचर्स हैं, तो इन सारे टीचर्स में से 31 टीचर्स हैं, 31 टीचर्स में एटलीस्ट कितने रहने चाहिए? मतलब 33 में से जितने प्रेजेंट हो, जितना प्रेजेंट रहेगा उसी पे ओवरऑल कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 70 कम से कम। ठीक, तो जितने मेंबर प्रेजेंट रहेंगे उस पर निकाला जाएगा 75%। क्लियर हुआ? अभी उसमें बोलिए कि सर और अच्छे से समझाइए आगे क्या लिखा है। देखिए यहां पर लिखा है कि द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज 1/3 ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट के 1/3 वेटेज किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 2/3 किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? वेटेज दिखा है? क्लियर है? दिखा। अब देखिए कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करके बताया था, अमन याद है आपको? याद है? बताओ तो वैल्यू क्या क्या बताए थे हम? वैल्यू नहीं याद है? देखिए मान लेते हैं इस 33, अभी देखो 2 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के मान लेते हैं 20 मेंबर्स, तो ये 2 मेंबर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो इनका क्या हो जाएगा? 2/2।
दो मेंबर्स में से दो मेंबर आ गए, काट दिए, एक आ गया इसका वैल्यू। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, मान लेते हैं 20 लोग प्रेजेंट हैं, 20 लोग पर ही वोट होगा, टोटल कितने? नहीं, चलो 20 लोग प्रेजेंट हैं और 20 लोग यहां पर दे रहे हैं, चलो कैसे एग्जांपल, 2/3 है, 21 लोग जो हैं वो इन फेवर में, किसके? डिसीजन के फेवर में। टोटल प्रेजेंट है यहां पर 31 में से 21 लोग डिसीजन के फेवर में, तो 31 के 21 लोग प्रेजेंट हैं, 21 लोग फेवर में हैं। क्या वैल्यू आ जाएगा इसका? जल्दी निकालो, क्या वैल्यू आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 31 क्या वैल्यू है? कितना? 0.67। ये आया स्टेट गवर्नमेंट का, ये आया स्टेट गवर्नमेंट का। वेटेज याद है? वेटेज देखो क्लियर कट लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए 1 था ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1 into 1/3 प्लस 0.67 into 2/3। वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से इसका जल्दी से वैल्यू बताइए क्या आएगा? 1/3 of 1/3 प्लस इसका वैल्यू बताओ? 0.44 इसका वैल्यू पॉइंट में बताइए तो 0.333 मतलब इतना नहीं, 77 लेते हैं। तो आप देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.77 डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 कर देते हैं तो ये खत्म, परसेंट निकालना इनटू 100, काट दिए, कितना परसेंट? 77%। डिसीजन पास होगा या रह जाएगा पेंडिंग में? क्यों? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया? बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग और देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।